हेलो, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम, प्रणाम, सत श्री अकाल, वणक्कम। केम छो? अपने इन्हीं अभिवादनों के साथ मैं जुड़ रहा हूँ आपके साथ, अजय कुमार झा, अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर, जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। आज का मेरा विषय है रसिया, इम्पैक्ट ऑफ रसिया ऑन ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में? अभी जो वहाँ रूस के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है 18 मार्च को, जो वोट डाले गए, उसके बाद क्या स्थिति बनी, कैसे चीज़ें उठी और उसके क्या ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, रूस खुद क्या है, कैसा है, उसकी क्या स्थिति है और आगे क्या कुछ हो सकता है और भारत के लिए ये कितना रेलिवेंट है, इसी विषय पर आज मुझे बात करना है। और निश्चित तौर पर आपने तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, इतना भरोसा तो मैं कर ही रहा हूँ, इसलिए इस विषय पर तो कुछ मुझे कहना ही नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से अगर आपने किया नहीं है, कर ही लीजिए। अभी देखिए 2024 में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ईयर है। करीब करीब दुनिया की आधी आबादी जिन जिन देशों में है, उन देशों में चुनाव 2024 में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि एक अप्रतिम घटना है जो अपने किस्म का एक मिसाल है, और ये पूरी दुनिया के देशों को मैं इसमें ले रहा हूँ, भारत समेत। भारत के अगल बगल बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब को समेटते हुए वेस्ट अगर हम पूरी दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी चले जाएं तो यही स्थिति है। अमेरिका में भी होने वाला है, रूस में भी हुआ, कई और देशों में हो रहे हैं। तो अब रूस में जो चुनाव हुए, राष्ट्रपति का चुनाव माना जाता है, कहा जाता है, और संभवतः ऐसा है भी कि वहाँ वैसे है तो कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता, और जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टियों की सत्ता होती है वहाँ चुनाव होते तो हैं, परंतु माना यह जाता है, माना किया जाता है, सच भी है कि वहाँ बाय एंड लार्ज कोई वैसा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वहाँ विरोध नहीं होते हैं, वहाँ अपोजिशन की आवाज़ नहीं उठती है, वह सब वहाँ भी होता है। परंतु ज़्यादातर केसेस में या तो उन्हें बिल्कुल निरस्त कर दिया जाता है, या वे किसी भी रूप में वो वहाँ ज़्यादा प्रखर तौर पर वहाँ अपनी बात रख नहीं पाते हैं, वो और खड़े हो नहीं पाते हैं। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में भी कुछ अलग तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री कहती हैं। अमेरिका की ही बात आप देख लीजिए, वहाँ जो चुनाव हुआ था वहाँ भी कई तरह के आरोप लगे कि विरोधी खेमे को बाइडेन रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी ने काफ़ी कुछ परेशान भी किया और वो इस वजह से नहीं जीत पाई। इस तरह के चार्जेस वहाँ भी आए हैं, दूसरे देशों में भी आते रहते हैं। लेकिन वो फिर भी उसमें, और कम्युनिस्ट कंट्री जैसे रसिया हुआ, चीन हुआ, वो वगैरह में चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं। तो अब पुतिन साहब फिर से चुनाव जीत गए हैं। पुतिन साहब एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिसने दुनिया की पॉलिटिक्स को अपने तरीके से पिछले 2 दशकों से ऊपर, 2.5 दशक से प्रभावित किया हुआ है। जी हाँ, बात को समझना आवश्यक है, क्योंकि पुतिन कोई मामूली जियोपॉलिटिकल हस्ती नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि इनसे बड़ी जियोपॉलिटिकल हस्ती आज की तारीख में इतने लंबे समय से आज भी कंटेम्पररी डेट में इतना रेलिवेंट है। शी जिनपिंग भी नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग का भी उतना समय नहीं हुआ है, अभी तो चल ही रहे हैं, वो बहुत कम है उस तुलना में। तो इसलिए उनको जानना समझना और रूस को भी जानना समझना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, रूस पहले तो सोवियत यूनियन था, और सोवियत यूनियन का विघटन गोरबाचोव के समय में होना शुरू हो गया। 1991 जब हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने शुरू हुए थे, तो रूस का पॉलिटिकल रिफॉर्म हो रहा था। मतलब सोवियत यूनियन विघटित हो गया और रूस राज्य बना। रूस पहले से ही था, लेकिन उसके साथ और भी सोवियत ब्लॉक्स और भी स्टेट्स जुड़ गए थे, और वो एशिया में भी थे और यूरोप में भी थे। उसमें से वो सब हटे टूटे, अलग हुए, और अंत में रशियन फेडरेशन कहा नहीं, उस तरह से वो फेडरेशन ही है। वहाँ भी अभी भी कई
और यूनिट्स हैं, स्टेट्स हैं, यह सब तो अपनी जगह पर है ही है। तो अब ये आए हैं पुतिन जी, फिर दोबारा जीत करके आए हैं। और रशिया की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो रशिया एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हाँ, अगर अपने आप में तो ये किसी महादेश से कम नहीं है। और सबसे खासियत की बात है कि यह अकेला ऐसा देश है, अगर हम टर्की को छोड़ दें, वैसे टर्की को भी जोड़ ही लीजिए, तो जिसकी सीमा एशिया और यूरोप दोनों हिस्सों में फैलती है। टर्की का उतना बड़ा नहीं है, एक ज़माना था कभी जब उनका भी हिस्सा काफ़ी, ओटोमन अम्पायर जब हुआ करता था तब हुआ करता था, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। तो आज भी रशिया जो है करीब करीब उसके 66 लाख स्क्वायर माइल उसके क्षेत्रफल है। 11 टाइम जोन है, 11 टाइम जोन। आप समझ लीजिए इससे इसकी लेंथ ईस्ट टू वेस्ट कितनी होगी, इसी बात से समझा जा सकता है। और अगर आप देखिए तो आबादी कितनी है, 14-15 करोड़। 14-15 करोड़ का मतलब क्या हुआ? 14-15 करोड़ का मतलब तो हमारे यहाँ यूपी से भी कम, हाँ हमारे करीब करीब बिहार से थोड़ा ज़्यादा, और अमेरिका से आधी, करीब करीब 33 करोड़ वहाँ की आबादी है। और हमारी आबादी का तो कहना नहीं है, करीब करीब 1.5 अरब हम लोग हो चुके हैं, तो कोई तुलना ही नहीं है। और हमारी लंबाई चौड़ाई क्या है? दुनिया में अगर लंबाई चौड़ाई और साइज़ के कंटेक्स्ट में देखें तो हमारा देश 7वें स्थान पर है, बिल्कुल। रशिया के बाद फ्रांस, ये कनाडा आता है, और भी दूसरे 10 आते हैं, एक के बाद एक, और हमारा 7वां है। हाँ, जीडीपी का जहाँ तक सवाल है, जीडीपी तो हमारा अब तो काफ़ी ऊंचा हो चुका है। मोदी जी के समय में यह सब तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी उनका उतना बड़ा मिलिट्री पावर होते हुए भी अमेरिका के बाद, या माना जाता है अमेरिका के बराबर, और कुछ लोग तो मानते हैं अमेरिका से ज़्यादा उसकी मिलिट्री क्षमता है। और वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर इकोनॉमी साइज़ की बात करें तो टॉप 10 के आसपास हुआ है, कभी 11, कभी 12, इतना पर चला आता है। हम तो उससे आगे हैं, यह एक अलग बात है। वैसे दुनिया का फूड ग्रेन बास्केट भी है, बिल्कुल, एनर्जी बास्केट भी है, रिसोर्सेस तो उसके पास बेहिसाब है। सारा यूरोप उस पर डिपेंड करता है। आज भी उतनी लड़ाई हो रही है, उसके बावजूद भी अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को रशिया से ही पूरा करवाता है, चाहे तो खुद रशिया से डायरेक्टली लेता है या इनडायरेक्टली लेता है, जिसमें भारत की भी भूमिका होती है। तो ये तो उसकी स्थिति है। अगर उसके हिस्सों को देखें, अलग अलग हिस्सों को देखें, तो हमारे यहाँ जिस तरह से स्टेट्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, तो उसी तरह से वहाँ और भी कई चीज़ें हैं। जैसे वहाँ रिपब्लिक्स हैं, 21 रिपब्लिक्स हैं वहाँ। इसके अलावा फेडरल टेरिटरीज हैं जो करीब करीब 6 हैं। फेडरल सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आप कह सकते हैं, जिन्हें मॉस्को और पीटर्सबर्ग, जिसे जो पहले लेनिनग्राड भी कहा जाता था, बाद में सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाने लगा। रीजन्स 49 हैं, 49। अब आप समझ लीजिए, ऑटोनोमस रीजन 1 है और ऑटोनोमस एरिया 10 है। तो ये तो स्थिति है। अब ऐसे में अभी जब पुतिन वापस आए हैं, और यूक्रेन के युद्ध में तो वो उलझे ही हुए थे, और यूक्रेन पर तो उन्होंने इतनी दबिश बना ली है कि बस अब समय की बात है, कुछ ही दिनों के अंदर। अब तो ऐसा ही लग रहा है कि यूक्रेन तो शायद अब अपने इस फॉर्म में रह भी पाएगा या नहीं, कहना मुश्किल है। बहुत उम्मीद है। एक समय था इसके पहले भी तो यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था, लेकिन अब पुतिन साहब जब पहले तो आर्मी में थे, और वहाँ जब उन्होंने देखा था कि सोवियत यूनियन का एक तरह से डिसोल्यूशन हो रहा है, तो वो काफ़ी दुखी भी हुए थे। मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें उन्हें याद हैं, और उन्हें फिर से वापस उतना ही बड़ा इस देश को बनाना चाहते हैं जितना बड़ा यह था सोवियत यूनियन बनने के बाद। तो यूक्रेन की भी स्थिति खराब है, और कुछ समय की बात है, कुछ महीने की बात है, हो सकता है 1 आध साल और लग जाए, लेकिन ऐसा ही कुछ होने वाला है। और पुतिन ने कह भी दिया है कि अगर नाटो देश या अगर कोई भी दूसरा देश किसी भी तरह से उनको इंटरवीन करेगा या उन पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसकी खैर नहीं। अब ये बात तो अलग हो गई है। इसके अलावे भी अगर आप देखें तो अभी जो एक घटना घट गई, मुझे लगता है कि बस 1 आध हफ्ते 10 दिन पहले जो घटना घटी है, जो वहाँ क्रॉकस सिटी में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें सैकड़ों, कम से कम 100 से अधिक लोग मारे गए, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे,
और उसके बाद तो पुतिन का गुस्सा आसमान पर है। उन्हें पूरा संदेह है कि यह सब यूक्रेन की ओर से हुआ है और अब वो सब कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से अब रौद्र रूप वो लेंगे। लेकिन अब ऐसे में भारत का तो क्या है, भारत तो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो भी हमारा फ्रेंड है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो ताकत रूस की बढ़ रही है तो भारत का तो अपना ही बढ़ रहा है बहुत कुछ। भारत भी रूस के लिए इम्पोर्टेंट है और रूस भारत के लिए इम्पोर्टेंट है तो रूस के लिए भारत इम्पोर्टेंट है। तो यह सब तो है ही, और यही स्थिति अमेरिका के साथ भी भारत की है। तो भारत की तो बल्ले बल्ले, कहीं से भी कुछ भी हो। तो जियोपॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो सब कुछ अभी ठीक ठाक चल रहा है भारत के नज़रिए से। दुनिया के नज़रिए से अभी हम देखेंगे कि अभी अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाला है। अगर ट्रंप वहाँ आ जाते हैं और तो ट्रंप का वैसे भी पुतिन से पुराना संबंध माना जाता है कि ठीक ठाक रहा है, तो चीज़ों में सुधार होगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी जितना जितना कुछ देखा जा रहा है हीट, उसमें कमी होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन अगर वो नहीं आ पाए तो बाइडेन साहब तो इसी तरह से चलेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन किसी भी स्थिति में भारत के लिए स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं होना है। जो कुछ भी होगा सब ठीक ठाक ही चल रहा है भारत के लिए। अगर अभी भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ही लीजिए, कहाँ विलम्ब करना है। थैंक यू। जय हिंद।